नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बीजेपी और आरएसएस की। वैसे अगर दोनों को हम देखें, बीजेपी और आरएसएस, तो दोनों एक ही जैसी बात है, क्योंकि जनसंघ से बीजेपी बनी और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम, क्योंकि आरएसएस जो है वो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बीजेपी जो है वो पॉलिटिकल पार्टी। तो बीजेपी जो है वो आरएसएस के ही एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और इसके प्रमुखतया प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम समझ सकते हैं धारा 370। ये एक आरएसएस का एजेंडा था कि देश में जो है वो दो झंडे नहीं हो सकते, इसलिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण रूप से जो है वो भारत में विलय करना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसकी सरकार दोनों ने ये करके दिखाया। इसके अलावा राम मंदिर जो है वो आरएसएस के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा था और उसको भी कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद में वो भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। इसके अलावा चाहे वो यूसीसी हो, पॉपुलेशन हो और तमाम तरह के बहुत सारे एजेंडे जो है वो आरएसएस के थे, जिनको भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन इस बार लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद में लगातार जो है वो खबरें जो आ रही है, वो अगर वैसे देखें वास्तविक स्थिति में, तो वो ना आरएसएस के लिए ठीक है ना भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन इसके उलट अगर हम उसको देखें तो एक इशारा ये भी हो सकता है कि आरएसएस जो है वो जिस तरह की टिप्पणी कर रहा है, तो वो एक डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो अपनी समस्याओं को प्रखरता से जो है वो सामने रख रही है और उनके समाधान खोज रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इस बार चुनाव जो परिणाम था, और वैसे भी आपने देखा होगा चुनाव परिणाम जब हमारे फेवर में नहीं होते तो फिर तमाम तरह की अटकलों का जो बाजार है वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ। जैसे 4 जून को लोकसभा के चुनाव परिणाम आने के बाद अचानक से जो है वो मोहन भागवत, जो आरएसएस के जो प्रमुख है, उनका एक बयान आया और उन्होंने कहा कि मणिपुर की जो समस्या है उस पर ध्यान देना चाहिए। किसको ध्यान देना चाहिए, ये सीधे तौर से जो है वो इशारा था, क्योंकि मणिपुर जो है वो अभी भी अशांत है। लेकिन मणिपुर की अगर हम समस्या की बात करें तो मणिपुर जो है वो आरक्षण पे एक हाईकोर्ट का गलत फैसला या सही फैसला, हम उस पर नहीं जाएंगे, लेकिन एक हाईकोर्ट के फैसले की वजह से जो है वो सारा मणिपुर में कुकी और मैतेई समाज के बीच में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। और ये जो है वो हाईकोर्ट के एक फैसले की वजह से हुआ। इसमें सरकार को अगर हम देखें तो सरकार में इसका कोई रोल था नहीं। इसके अलावा फिर उसके बाद में इंद्रेश कुमार का एक स्टेटमेंट आता है। तो इंद्रेश कुमार ने जो स्टेटमेंट दिया वो ये था कि जिनमें अहंकार आ गया, मतलब उनका साफ तौर से इशारा ये था कि भारतीय जनता पार्टी में जो है वो अहंकार आ गया था, इसलिए राम ने उनको जो है वो 241 सीटों पे ही रोक दिया और कांग्रेस पार्टी को उन्होंने आड़े हाथों लिया और कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने रामद्रोही साबित कर दिया कि उनकी जो है वो सीटें आई नहीं। अब यहाँ से एक चीज़ जो है वो समझने वाली बात यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में अहंकार था, हम एक बार लोकसभा के साथ में पैरेलल जो विधानसभा के चुनाव हुए, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश में हुए हो, ओडिशा में हुए हो, आंध्र प्रदेश में हुए हो, और हमने देखा कि वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जो है उसने सरकार बनाई है। तो अगर एक अहंकार का मुद्दा अगर हावी होता इस देश में, तो उत्तर प्रदेश को छोड़ के बाकी राज्यों में ऐसा क्यों नहीं हुआ? ये एक जो है वो बड़ा इशारा जो है वो देखने को मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जैसे पंजाब जैसे राज्य की हम बात करें जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसे स्टेट में भारतीय जनता पार्टी हालांकि सीट तो नहीं जीत पाती है, लेकिन अकेले चुनाव लड़कर अपना वोट परसेंट जो है वो बढ़ा लेती है। तो फिर इससे जो है वो क्या इशारा होता है? मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को 29 से 29 सीटें जो है वो जीत मिल जाती है। तो इसमें अगर हम सोच के देखें तो ऐसी कोई वो थी नहीं। अगर हम कॉन्क्लूजन निकालने के लिए बैठते हैं, जैसे एक राजनीतिक विश्लेषक को जो है वो कॉन्क्लूजन निकालना चाहिए था उस हिसाब से, तो जितने भी जो राजनीतिक विश्लेषक है जो एक तरफा जो है वो जिसको कहें कि आकलन नहीं करते, उन सभी का जो मानना है वो सबसे बड़ा मानना ये है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी पीछे रह गई, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा जो कारण था वो था टिकट वितरण। आपने देखा लल्लू सिंह, क्योंकि लल्लू सिंह जो है उनके ऊपर बड़े आरोप लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनसे जो है वो नाराज थे उनको टिकट देने के लिए, लेकिन उसके बावजूद लल्लू सिंह को टिकट दिया गया और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा।
अब विपक्ष इसको जरूर जो है वो मुद्दा बनाना चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी जब राम मंदिर बना और अयोध्या जैसी सीट जो है हार जाती है, तो फिर राम ने जो है वो उनसे इसको हम कह सकते हैं कि राम जी जो है वो सबके हैं, अकेले भारतीय जनता पार्टी के नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाया है। तो इस तरह की अटकलें जो है वो ज़रूर जो है वो हम इस पूरे अगर हम देखें आकलन के बाद में लोकसभा चुनाव के बाद में, तो ये हमें देखने को मिली है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के एक होने से उनका जो वोट बैंक था, क्योंकि दलित वोट जो है इस बार मायावती के हाथ से निकल गया और वो कांग्रेस पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। मुसलमान जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद से ही जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के खुलकर सामने नहीं आए, लेकिन ये लग रहा था कि मुस्लिम आबादी जो है कम्युनिटी इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करेगी। 2019 में हालांकि 3 तलाक के बाद में मुस्लिम महिलाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, लेकिन इस बार ये साफ तौर से दिखाई दे रहा था। ये 2 बड़ी बातें, और तीसरी जो सबसे बड़ी बातें जो ऐड हुई वो बात थी कि कहीं न कहीं जो इनकी खटाखट योजना थी, जो गारंटी वाली योजना थी 8,500 वाली, और जो पर्चे भरे गए, उस पर्चे के बाद में जो है वो लोगों को, महिलाओं को ये उम्मीद थी कि अगर ये सीट जीत गई जिस तरह से इन पार्टियों ने दावे किए, तो उनको जो है वो महीने के 8,500 रुपये मिलते जाएंगे। और यही एक जो है, इसके बाद में आपने देखा होगा इनके कार्यालय के बाहर भीड़ भी देखी गई। तो ये 3 बड़े मुद्दे जो है वो भारतीय जनता पार्टी का टिकट वितरण, इसे हम जो है वो मना नहीं कर सकते कि टिकट वितरण में जो है वो गड़बड़ हुई है। साथ में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं मीडिया सेल के प्रभारी अमित मालवीय जैसे लोग, वो भी इसके लिए ज़िम्मेदार है। और साथ में विपक्ष का जो गठबंधन, सही समय पे जो गठबंधन हुआ हालात को देखते हुए, जिसमें दलित वोटों को और मुस्लिम वोटों को कंसोलिडेट किया गया, क्योंकि अखिलेश यादव जानते थे कि ये वोट बैंक जो है वो उनकी तरफ नहीं आएगा, लेकिन ये कांग्रेस की तरफ आ सकता है, और उसका फ़ायदा, भरपूर फ़ायदा विपक्ष को हुआ। ठीक इसके पश्चिमी बंगाल में, तो पश्चिमी बंगाल में अगर हमने देखा तो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो डरे हुए थे, बीजेपी का जो मतदाता है वो डरा हुआ है, क्योंकि लगातार वहाँ पे हिंसक घटनाएं देखने को मिलती है। और उसके बावजूद केंद्र सरकार ने वहाँ पे क्या एक्शन लिया, ये एक बड़ा मुद्दा जो है वो नज़र आ रहा था। महाराष्ट्र की स्थिति जो है, क्योंकि महाराष्ट्र में अभी बात करें तो पल पल जो है वो राजनीति करवटें ले रही है, और दोनों में एनडीए में भी जो है वो टूट के आसार नज़र आ रहे हैं। तो ठीक ऐसे ही इंडिया अलायंस, वो भी जो है वो टूटने की कगार पे हैं। और जब उद्धव ठाकरे की हम बात करते हैं कि इंडिया अलायंस टूटने की कगार पे क्यों है, तो उद्धव ठाकरे ने सीधे तौर से एक इशारा किया है कि इस बार वो विधानसभा में 288 की 288 सीटों पे चुनाव लड़ने जा रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आरएसएस और बीजेपी, तो आरएसएस यहाँ पे जो है, इसको हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की जो सीटें कम रही है उसको लेके आरएसएस जो है वो बिल्कुल इसको हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा गंभीर है, और इसी को लेके जो है वो टिक्का टिप्पणी चल रही है। लेकिन आपने ये भी देखा कि इसके बावजूद आरएसएस के बड़े लीडर्स के जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता जो है वो इससे बचते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि इंद्रेश कुमार ने यू टर्न जरूर लिया है, और उनका कहना है कि नरेंद्र मोदी इस बार जो है वो दुगनी ताकत के साथ में काम करेंगे, और ये सबको लग रहा था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को जिस झटके की एक उम्मीद की जा रही थी वो झटका लगा है, और ये जरूरी भी होता है, क्योंकि लोकतंत्र में, अगर डेमोक्रेसी में हम देखें तो ऐसा जो है वो एक झटका जरूरी हो जाता है। क्योंकि अब हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो अपने तीसरे कार्यकाल को किस तरह से कंप्लीट करते हैं, और ये तीसरा जो कार्यकाल है, फिर ये चौथे कार्यकाल और पांचवें कार्यकाल की नींव डालेगा। तो उसमें भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का झटका मिलना, और इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी का इसमें मंथन करना, और मंथन करने के बाद में वो जो कौन सी कमियां थी जिस पे वो काम कर सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है कि जब भी वो ऐसे चुनावों से दौर से गुजरती है तो वो आकलन जरूर करती है कि कमियां कहाँ रह गई, और फिर उन कमियों में सुधार करने की, क्योंकि विपक्ष की एक आदत होती है कि वो जो है वो चुनाव परिणाम उनके फेवर में नहीं आए, या आए उसके बाद में जो है वो एक रेस्टिंग मोड पे चले जाते हैं, रिलैक्स मोड पे वो घूमने चले जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ऐसा हमें जो है वो देखने को नहीं मिला। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, जब बीजेपी और आरएसएस की हम बात करते हैं, तो अभी आपने देखा कि आरएसएस के प्रमुख जो है मोहन भागवत, वो गोरखपुर में है, और गोरखपुर में रहते हुए योगी आदित्यनाथ से उनकी मुलाकात ना हो, ऐसा संभव है नहीं। तो लग ये रहा है कि अब जो है वो आरएसएस और बीजेपी के जो है वो बड़े लीडर्स जो है वो मंथन जरूर करेंगे कि कौन सी कमियां रह गई थी, और उन कमियों को अब कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। तीसरी हम जिसकी बात कर रहे थे कि लगातार विपक्ष जो हमलावर होता है, कि इस बार जो है वो नरेंद्र मोदी की बैसाखी की सरकार है। तो जिस तरीके से मंत्रिमंडल अभी जो है वो बना है,
तो 71 में से 60 जो मंत्रियों ने शपथ ली है वो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। और उसमें भी अगर हम देखें तो चाहे वो गृह मंत्रालय हो, वित्त मंत्रालय हो, रेलवे मंत्रालय हो, कृषि मंत्रालय हो, ऐसे बड़े विभाग भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास रखकर जो है वो ये ज़रूर दिखाने की कोशिश की है कि अभी भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसी दबाव में नहीं है और वो स्वतंत्र होकर जो है वो अपने फैसले ले रही है। और ऐसा जो है वो नरेंद्र मोदी की जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें भी दिख रहा है। अब आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी इसको कैसे मंथन करके आगे लेके जाती है, क्योंकि अब जो है वो कुछ और राज्यों में, हरियाणा जैसे राज्यों में अब जो है वो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। तो उस स्थिति में अभी आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में हरियाणा में जो है वो कांग्रेस पार्टी 5 सीटों पे और 5 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी, तो 10 सीटों से जो है वो 5 सीटों पे आ गई। तो ऐसे स्टेट के लिए जो है वो एक नई रणनीति जो है वो ज़रूर तैयार की जाएगी। और जब हम बात करते हैं आरएसएस की, तो आरएसएस की जो मीटिंग है उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी कई नेता जो है वो शामिल हो रहे हैं। और उसका एक साफ तौर पे जो है वो इशारा है कि आरएसएस जो है वो भारतीय जनता पार्टी और एबीवीपी इनके साथ मिलकर जो है वो आगे की चुनावी रणनीति पे काम कर रही है। और एक और बात जो हमारी जो है जिसमें हमें करनी चाहिए, कहीं ना कहीं इस पूरे अगर चुनाव प्रचार के दौरान हम बात कर सकते हैं जेपी नड्डा का वो स्टेटमेंट जो आरएसएस को लेके उन्होंने दिया था, तो उससे भी जो है वो आरएसएस में थोड़ी सी निराशा जरूर थी और उसका भी खामियाजा हो सकता है इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। तो होप सो आगे जो है वो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर अपनी समस्याओं को दूर करेंगे और फिर उसके बाद में नेतृत्व जिसकी हम उम्मीद कर रहे हैं वो नेतृत्व हमें देखने को मिलेगा। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर हम एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।